तो zoology पोर्शन में हमारे पास चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 5 आज हम डिस्कस करना चाहेंगे। इससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बात कल की ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। हमने कल आपको एक रीज़न दिया था इन लास्ट एंड में, शायद पेज नंबर 37 पर एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ जो मैंने रीड आउट किया था। ठीक है जी, तो उसमें रीज़न आपको नोट करवा दिया था मैंने, और क्वेश्चन आपको दिया था वहाँ, वाई एडल्ट ह्यूमन हैव 26 विजिबल वर्टेब्री इंस्टीड ऑफ 33। तो ये रीज़न हमारे पास था, और इस रीज़न में आपको बिल्कुल यही सेम एज अ जो इम्पोर्टेंट नोड है वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल एज इट इज वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब हम यहाँ प्रॉब्लम था जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, और वो जो म्यूजिक बार बार हमें तंग कर रहा था, तो वो इंशाल्लाह अब प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया है। ठीक है जी, उस प्रॉब्लम को हमारे एक्सपर्ट कई दिनों से ढूंढ रहे थे कि वो प्रॉब्लम कहाँ है, और ऑलमोस्ट वो अब उसका जो ओरिजिन है वो हमें मिल गया और उसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, याद रखिएगा, जब तक कोई बीमारी का ओरिजिन हमारे पास ना हो, फाइंडिंग ना हो, उस वक्त तक हम उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। जैसे अभी कोविड है, तो कोविड के ओरिजिन को आप अभी चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, और उसके बाद ही फिर उसकी वैक्सीन को फाइंड कर सकेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है जी, तो मैं आपसे दोबारा आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि कल हमने एक रीज़न दिया था पेज नंबर 37 पर, और हमने आपसे कहा था कि जी वाई एडल्ट या ह्यूमन बॉडी हैव 26 विजिबल वर्टेब्री इंस्टीड ऑफ 33। ठीक है जी, तो जब बेबी या हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था उस वक्त ये 33 वर्टेब्री हमारी होती हैं वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, पीसेस जो हैं बोन्स के। लेकिन बाद में आगे चलकर जो फ्यूजन ऑफ डिफरेंट बोन्स हैं वो हो जाती हैं, और 4 टेल बोन जो है वो आपस में फ्यूज होकर गायब हो जाती है। इसी वजह से हमारी टेल नहीं होती, हमारी दुम नहीं होती। कोई अगर पूछना चाहे आपसे रीजन कि जी हमारी दुम क्यों नहीं होती, तो उसका आंसर भी यही है। ठीक है जी, वैसे आज तक किसी ने पूछा नहीं, लेकिन इन एडवांस लेवल आपसे बात की जा सकती है, आपको एम कैट में ऐसा कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम एवोल्यूशन का चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पर आपको डायग्राम एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में दिखाई जाएगी, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में। उसमें आप देखेंगे तो हमारे ऑलमोस्ट जितने भी वर्टेब्री हैं, यानी कि एम्फीबिया, फिश, रेप्टाइल, मैमल, बर्ड्स, इन तमाम का इनिशियल स्टेज आपको बहुत क्लोज्ड एक दूसरे से लगेगा विद इन 24 आवर जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। और उसके बाद फिर इसमें फिर डेफिनेटली बहुत क्लियर फर्क नज़र आता है।
اور ہیومن میں ہمیں یہ ڈفرینس آگے چل کر جو ٹیل کی ریڈکشن ہے وہ نظر آتی ہے، اور وہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب ہماری جو ورٹیبری ہے لاسٹ کوکیکس کی وہ ریڈیوسڈ ہو جاتی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے فیوز ہو جاتی ہیں، اور چار بون فیوز ہو کر ایک چھوٹا سا مائنیوٹ سا نشان، ایک پوائنٹ رہ جاتا، تو وہ ویزیبل نہیں ہوتا یوزولی، تو اسی لیے ہماری ٹیل ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جس کو ہم نے کل آپ کو دیا تھا، بتایا تھا، تو یہ ایز اے ریزن ہم نے بات کرنی تھی، تو آپ کو دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا ریمائنڈ کر دیا. اب ہم چلتے ہیں جناب، اور کل ہم نے بات سٹارٹ لی تھی ہمارے ہیومن کے اسکیلیٹن سے. بہت اچھا اسکیلیٹن ہے ہمارا، بہت پرفیکٹلی مینیجڈ ہے، اور اس میں ہم نے کہا تھا آپ کو کہ ایک ہمارا پورشن جو ایکسل اسکیلیٹن تھا وہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، اس کے اندر اسکل کو آپ نے دیکھا تھا، اور ساتھ میں ورٹیبرل کالم کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو اسکل اینڈ دا ورٹیبرل کالم از دا پارٹ آف ایکسل اسکیلیٹن، اور کیونکہ رب کیج ورٹیبرل کالم کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے ورٹیبرل کالم کو رب کیج کو بھی ورٹیبرل کالم کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے وہاں ڈسکس کیا تھا. لیکن یاد رکھیے گا ایکسل اسکیلیٹن میں ہم رب کیج کو ایز اے کیج وہاں ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، پارٹ آف دا ورٹیبری. ہم اسے ایکسل کے پارٹ میں نہیں بتا رہے ہوتے. ایکسل میں صرف دو ہی حصے ہیں، ایک اسکل اور ایک ورٹیبری. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں. اچھا ایک بات اور جو میرے ذہن میں آئی، میرے اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ سے ہوتے تو کچھ کم ایسا لگتا ہے کہ نظر آتے ہیں، لیکن جتنے بھی ہوں وہ اپنی کلیئریفیکیشن بیٹا کر لیا کریں. کوئی بھی پوائنٹ کہیں پر بھی آپ اگر انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوں تو اس کو اسی وقت پوائنٹ آؤٹ کر لیا کریں. بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ہم کل یا پرسوں یا اس سے پہلے والے لیکچر کی کوئی بات، اب اگر آپ ٹیسٹ کی تیاری پریپریشن کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں پریویس جو چیپٹر 1 ہے اس میں سے کوئی پرابلم آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اس کو نوٹ کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کے ہم جب لیکچر ہو رہا ہو اس لیکچر کے دوران آپ ہم سے وہ کویشچن یا اپنی پرابلم کو سالو کروا لیں. پرابلم سالو ہونی چاہیے، جیسے میں نے آپ کو بالکل ابھی انیشیل اسٹیج میں کہا کہ جب تک آپ پرابلم کو اپنی اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہی ہے وہ نہیں فائنڈ کریں گے تو اس پرابلم کو سالو کرنا بھی پرابلم ہوگی. پرابلم کے اوپر پرابلم آ جاتی ہے. جیسے ہم نے آپ سے دیکھا، ابھی آج کی ہی مثال ہے کہ ہم اپنے اس میوزک کو کافی دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے، کبھی ہم کچھ آف کرتے تھے کبھی کچھ آف کرتے تھے، یعنی ہمارے ایکسپرٹس، آئی ٹی ایکسپرٹس، اور آج انہوں نے جو ہے وہ بڑی محنت کرنے کے بعد یہ معلوم کیا کہ اس کا اوریجن کہاں ہے. اوریجن کو ٹرن آف کر دیا تو ڈیفینیٹلی اب یہ میوزک ہمارا ہمیں نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ڈاکٹر اور ٹیچر، ان دونوں کو جب تک آپ پرابلم اپنی شیئر نہیں کریں گے تب تک وہ ڈاکٹر آپ کا ٹریٹمنٹ اچھا نہیں کر سکتا، ڈاکٹر آپ کی ڈیزیز کو فائنڈ نہیں کر سکے گا، اسی طرح ٹیچر آپ کی پرابلم کو سالو نہیں کر سکے گا. کلیئر ہے جی. تو اب ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے اسکیلیٹن میں دوسرا حصہ جو کہ لیٹرل سائڈز پر پوری پیئرنگ کی شکل میں نظر آئے گا. اگر آپ کو یاد ہو یا میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں کہ جناب آپ نے کسی زمانے میں سیمیٹری پڑھا تھا نا؟ یقیناً پڑھا تھا، اور بہت شروع میں پڑھا تھا، فرسٹ ایئر میں. تو سیمیٹری میں ہم کون سی سیمیٹریکل باڈی میں آتے ہیں، یعنی ہماری باڈی کس ٹائپ کی سیمیٹری میں آپ کو نظر آتی ہے، یا آپ کو یاد اگر آئے کہ جی ہماری سیمیٹری کیسی ہے، یا چلیں سیمیٹری کے بارے میں کچھ بھی آپ بتانا چاہیں تو مجھے بتائیں جلد از جلد، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ ہماری سیمیٹری کسے کہتے ہیں. جی ایک آنسر ہمارے پاس آ رہا ہے جی، بائی لیٹرل سیمیٹری. ہم ہیں یعنی کہ ہماری باڈی بائی لیٹرل سیمیٹریکل ہے. جی ویری گڈ، ٹھیک کہا جی. 2 آنسر ہمارے پاس آئے اور بالکل ٹھیک آئے. ٹھیک ہے.
सिमेट्रिकल बॉडीज मींस होता है कि अगर आप एक बॉडी को हाफ करें तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। थर्ड वन भी आया आंसर, बायलैटरल। गुड जी। और इसमें हम अगर लेटरल साइड को इक्वली हाफ कर सकते हो तो हमें वो बायलैटरल सिमेट्री नजर आती है, यानी कि हम उसके रेडियस से, एक होता है कि हम उसके रेडियस से कट करें तो वो रेडियल सिमेट्रिकल लाइन में, वो आमतौर पे जो सिलेंड्रिकल बॉडीज के एनिमल्स होते हैं उनमें होती है। और हम जैसे एनिमल्स हैं उनको हम लॉन्गिट्यूडनल कट करते हैं, लेकिन याद रखेंगे कट हमारा एक ओरिजिन पर होना चाहिए। अब हम उस कट को आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो हमारी बॉडी को मॉर्फोलॉजिकली 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, तो उसे कहते हैं हम बाइलेटरल। तो ये लेटरल साइड पर हमारा जो स्केलेटन होता है उसे कहा जाता है पेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है जी। पेंडिकुलर स्केलेटन हमारा जो अटैचमेंट टू द एक्सल, एक्सल के साथ इसकी अटैचमेंट होगी, दोनों साइड है। जैसे हमने आपको कल भी मिसाल दी थी, बाईसाइकिल है या मोटर बाइक है, तो उसका जो एक्सल है उस एक्सल के आगे और पीछे 2 व्हील आपको अटैच कर देते हैं आप। अब वो व्हील बाइक के साथ कैसे अटैच हो, तो उसके बीच में एक रॉड मौजूद होती है। अब उस रॉड को पता नहीं क्या कहते हैं बहरहाल, लेकिन एक रॉड होगी जो रॉड हमारी व्हील्स को अटैच करेगी टू द एक्सल, शायद एक्सल ही कहा जाता है उसे, बहरहाल वो टेक्निकल टर्म है, हमें इसका आइडिया नहीं। तो अब हमारे लिम्स यानी जो व्हील है हमारे, हम चलते किससे, हम चलते हैं अपनी टांगों से, अपने हाथों से। ये जो हम हाथ या आर्म्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ये जर्नल इंग्लिश में आप इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकली हम इनको लिम्स का नाम देते हैं, और लिम्स का मतलब होता है आपके पैर। ठीक है, तो हम इस टर्म में हम कहते हैं जी फॉर लिम्स, अगले बाजू, अगले पैर, हाइंड लिम्स, पिछले बाजू या पिछले पैर। तो इस तरह से हमारे अगले बाजू यानी कि जो हाथ हैं वो कहलाते हैं फॉर लिम्स, और जो पिछले बाजू वो कहलाते हैं हमारे हाइंड लिम्स। अब ये जो फॉर लिम्स हैं एंड हाइंड लिम्स हैं, वेयर विल दे अटैच टू द एक्सल ऑफ आवर स्केलेटन। अब ये एक्सल से अटैच कैसे हो, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तो अटैच नहीं हो सकते, फिर मूवमेंट ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए बीच में एक कनेक्शन होता है, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पेक्टोरल गडल। पेक्टोरल गडल हमारा, these are also called shoulder bones and hold the arms to the axial skeleton। इसे हम शोल्डर बोन भी कहते हैं, ये जो आपका शोल्डर जहां एक ग्रूव में अटैच है वो। और ये हमारा पेक्टोरल गडल कहलाता है, जिसमें हमारे आर्म्स या बाजू हम इंग्लिश में कह रहे हैं उनको, यानी फॉर लिम्स अटैच, और ये खुद अटैच है हमारे एक्सिल के साथ। ठीक है, तो इस तरह से between the axil and forelimbs there is a special bones called pectoral girdle। अब ये पेक्टोरल गडल हमारा जबरदस्त काम करेगा, और हमारे डिफरेंट पार्ट्स इस पेक्टोरल गडल में परफॉर्मेंस देंगे, तो आपका शोल्डर अच्छी तरह से, बेहतर तरह से मूवमेंट कर सकता है। और सबसे अच्छी मूवमेंट आपके शोल्डर की होती है। शोल्डर मूवमेंट हम आगे चलकर उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन भी आपको राइज होगा वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वहाँ आपको दिखाएंगे जी शोल्डर मूवमेंट कैसे आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत फ्री मूवमेंट है। ठीक है जी। अब पेक्टोरल गडल के अंदर जो पार्ट्स हैं उसके, या हम उन्हें कहेंगे बोन्स हैं, जो आपस में मिलकर और पेक्टोरल गडल को फॉर्म करती हैं, उनमें पहली हमारी जो बोन है उसे हम कहते हैं स्कैप्यूला।
स्कैपुला का लफ्ज कहीं पढ़ा है हमने या कहीं सुना होगा? किसी को याद है जी? कौन बता सकता है? वैसे ही पूछ रहा हूँ, अगर बता दे कोई तो अच्छी बात है। पढ़ा होगा आपने कहीं, बायो में ना पढ़ा हो, कहीं और पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा जरूर है। तो अगर किसी को याद आ रहा है तो चंद जरा सेकंड में मुझे बताने की कोशिश करें। ओके जी, एक आंसर आया है जो कहा है कि रिब केज की बोन को बोलते हैं शायद। नहीं बेटा, ये शायद आपका ठीक नहीं है। बिल्कुल शायद नहीं। ये तो जिसको बोलते हैं वो तो ये लिखा हुआ आपके सामने, ये तो पेक्टोरल गडल की बोन है, तो रिब केज में तो नहीं होगी। और किसी ने अपने जहन पे जोर नहीं दिया? भाई जहन पे जोर दिया करें यार, जहन पे अपने कोई दो चार ब्लॉक रख दिया करें ताकि जोर आए तो प्रेशर आए तो कुछ याद आए। मैंने आपसे पहले आपको हिंट भी दिया था कि हो सकता है आपने बायो में ना पढ़ा हो, आपने कहीं और पढ़ा हो। और आपने अगर ये पढ़ा होगा या आपको परफॉर्म करवाया होगा तो केमिस्ट्री की लैब में किसी टीचर ने आपको बोला होगा भाई जरा स्कैप्यूला यूज कीजिएगा। स्कैप्यूला कहते हैं स्पून, चम्मच को, ठीक है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर स्कैप्यूला लाइक होता है। स्पून होता है ना हमारा कर्व, और उसके बीच में थोड़ा सा गैप बन जाता है। फिर वही वाली बात आती है, मैंने आपसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि बेटा आप जब अपनी कुर्बानी हो तो उस कुर्बानी में गोश्त उतरना, उसकी कटिंग करते हुए बोन्स को देखना, बड़ा आपको बेनिफिट्स मिलता। इसमें आप देखिएगा ये स्कैपुला आपको नजर आती। और बड़ी मजे की बात आपको बताऊं कि एनिमल की, यानी कि लाइक काओ या कैमल या गोड्स, इनकी जो स्कैपुला होती है उसको आप नोट कर सकते हैं कहीं पर भी। अगर किसी शेल्टर हाउस ये जाएं, स्लॉटर हाउस, सॉरी शेल्टर कह रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको हर जो भी स्लॉटर करने वाला बंदा है वो आपको नजर आएगा। जब भी वो स्कैपुला निकालेगा उस पर एक कट मार देगा, यानी उसको तोड़ देगा, डैमेज कर देगा। इसकी कोई ज़रूरत क्यों है? कोई यूज़ नहीं करता इसको, क्योंकि ये खाने पकाने में भी इस्तेमाल नहीं होती। मगर कहा यह जाता है कि इसको यूज़ किया जाता है हमारे जो जादू करने वाले होते हैं ना, उस पर कुछ राइटिंग शाइटिंग करते हैं, और वो राइटिंग जो है वो बड़ी फायदेमंद होती है जादू करने में। तो ये वहाँ इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? लेकिन इसीलिए इस स्कैप्यूला को तोड़ दिया जाता है। हर जो भी गोश्त बेचने वाला शख्स है, कसाई, वो इसको ये जरूर करेगा, बचपन से उसको बताया जाएगा कि ऐसा करना लाजमी शर्त, ठीक है जी? तो स्कैपुला पहली बोन है फर्स्ट पेक्टोरल गर्डल की। स्कैपुला ऑल्सो कॉल्ड शोल्डर ब्लेड, क्योंकि ये ब्लेड की तरह इसकी कॉर्नर जो है वो बारीक होते हैं। अब बिल्कुल वैसे नहीं होते कि धार इसकी शार्पनेस हो, बल्कि होते बारीक हैं, इसलिए हम इनको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। इट इज लार्ज फ्लैटेंड ट्राइंगुलर बोन। ट्राइंगुलर बोन होती है, अभी आपको दिखा देंगे डायग्राम में, ठीक है? और आप अपने शोल्डर के बैक साइड पर जो सबसे फ्लैटन और थोड़ी सी वाइड बोन एक होता है ना, जब आप शोल्डर हिलाते हैं तो आपका पिछले बैक साइड पे एक बड़ी सी बोन आपको मूवमेंट करती नजर आती है, वो स्कैपुला है, ठीक है? तो ये स्कैपुला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में वो ग्रूव होता है जिसके अंदर हमारा फॉल लिम्ब का हेड अटैच होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास जनाब इसके साथ ही एक और बोन आती है जिसे कहा जाता है क्लेविकल। इट रन्स फेयरली हॉरिजेंटल फ्रॉम द बेस ऑफ द नेक टू द शोल्डर। ये आगे हमारे शोल्डर से लेकर और स्कैपुला तक एक बारीक, बारीक तो नहीं होती लेकिन एक लॉन्गेटेड सी बोन होती है, और नेक पर ये रनिंग करती हुई आपको नजर आएगी। और जबरदस्त बात इसकी ये है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी बोन। अब इसे ब्यूटी बोन कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं, लेकिन सब इसे कहते हैं जी ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन, ब्यूटी तो बोन में नहीं होती ना, ब्यूटी तो इंसान के दिल में होती है। इंसान कितना खूबसूरत है, खूबसीरत है, कितना अल्लाह के करीब है, वो ही ब्यूटी है ना। मगर इसे बहरहाल ब्यूटी बोन इसलिए कहा जाता है, जो हमारे यहाँ एक
सिलसिला है हमारे जो शो बिजनेस का, उसमें इसको काउंट किया जाता है और एज अ ब्यूटी बोन इसको यूज किया जाता है और कहा जाता है। अब अल्लाह आलम इसमें क्या खूबसूरती है वो मुझे नहीं मालूम। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी फॉल्डिम्स, यानी हमारा वो हिस्सा जो पेक्टोरल गडल के स्कैपुला के ग्रूव के अंदर अटैच है, और इसमें हमारी तकरीबन 30 बोन्स हमें मिलती हैं फॉल्डिम्स में। ठीक है जी, 30 बोन किस तरह से मिलती हैं ये आप जरा काउंट कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आपका ह्यूमरस आता है। ह्यूमरस हमारा वो है जो हमारे बाजू से स्टार्ट होकर कोनी तक की जो बोन है, सिंगल बोन होती है, मजबूत बोन होती है, इसमें एक हेड होता है और वो हेड ही स्कैपुला के अंदर अटैच होता है। और उसके बाद आपकी कोहनी जिसे आप कहते हैं, वहां से लेकर रिस्ट तक यानी आपकी कलाई तक दो डिफरेंट बोन्स हैं जिन्हें आप रेडियस और अल्ना का नाम देते हैं। यही बोन आप फ्रॉग में देखेंगे और वहां आप इसको रेडियो अल्ना कहेंगे, क्योंकि वहां पर ये रेडियो अल्ना बहुत फ्यूज्ड है। हमारे ह्यूमन के अंदर ये रेडियस अलग है, अल्ना अलग है, और फ्रॉग में आप देखेंगे तो ये रेडियो अल्ना आपस में फ्यूज्ड है, तो इनके बीच में एक लाइन सी हमें नजर आएगी, तो उससे हमें अंदाजा होता है कि भाई ये दो सेपरेट बोन थी और यहाँ पर ये एक दूसरे से फ्यूज्ड हो चुकी। वहां भी ह्यूमरस होगा, ह्यूमरस का हेड होगा, ठीक है, और वहाँ स्कैपुला बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि उसका जो ट्रायंगुलर शेप है वो बहुत बड़ा होगा हमारे एज कंपेयर टू आवर स्कैपुला। फिर उसके बाद रेडियस अल्ना के बाद हमें नज़र नहीं आती और वो बोन कहलाती हैं कार्पल्स। ये आपकी 8 बोन होती हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में इसको शो करता हूँ। ये जो आपकी रिस्ट है ना, जो कलाई जिसपे आप रिस्ट वॉच को अपने लगाते हैं, तो उस कलाई के अंदर 8 डिफरेंट बोन्स हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, और वो आपकी इस कलाई को बहुत अच्छी तरह रोटेट करने में मदद देती है। वरना अगर यहाँ बोन फिक्स्ड जॉइंट के साथ होती या किसी और जॉइंट के साथ होती तो फिर आपकी रोटेशन करना थोड़ा सा इशू हो जाता, प्रॉब्लम हो जाता। फिर उसके बाद आप अपनी मुट्ठी को बंद करें, तो आपकी मुट्ठी बंद होने पर आपकी बैक साइड पर आपको उभार से नजर आएंगे। ये निकले हुए उभार आपकी बोन्स हैं जिन्हें हम मेटाकार्पल कहते हैं। या अगर आप अपनी फ्रंट साइड से देखेंगे तो ये पाम जो आपकी हथेली होती है वो बनाते हैं कौन, मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स से बनता है हमारा पाम, 5 अदद ये हड्डियां। फिर उसके बाद इनकी अटैचमेंट होती है थ्रू द फैलेंजियस, यानी जो फिंगर्स हैं हमारी, है ना, 5 फिंगर्स आपको नजर आ रही हैं, और उन 5 फिंगर्स में अगर आप देख लें तो आपको हड्डियों की तादाद नजर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप फिंगर में देखें तो ईच फिंगर हैव 3 जॉइंट्स, तो ये जॉइंट है तो 3 बोन डिफरेंट है, और योर थंब हैव 2 पीसेस ऑफ बोन्स, तो 12 और 2 14 बोन्स। तो ये 14 बोन्स आपकी आपके हाथ की फिंगर्स में होती हैं जिन्हें हम फाइलेंजियस कहते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जनाब दूसरा गर्डल जो हमारा हाइंड लिम्ब में मौजूद है, इसे हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल, दीज आर कॉल्ड हिप बोन्स। हमारा जो हिप है उसे कहते हैं आप हिप बोन को। दे सर्व टू अटैच द लेग्स विद वर्टेब्री। ये हमारे पाँव या फॉर लिम्स को अटैच करता है वर्टेब्रल कॉलम के साथ। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का जितना वेट है वो सारा का सारा आपके वर्टिब्रल कॉलम से होता हुआ पेल्विक गर्डल पर
موجود ہوتا. تو یہ بیلنسنگ کرنا آپ کی باڈی کو پیلوک گرڈل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے یہ کافی مضبوط ہوتا ہے اور کافی بڑا اور پھیلا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. اس کے اندر جو بونس آپ کی ہیں تو بالکل سیم ایز اٹ از جیسے ہم نے پیکٹورل گرڈل میں بونس کو ڈیفائن کیا, اسی طرح یہاں پر بھی ہوتی ہیں. تو ایچ pelvic girdle is called innominate bone and formed by the fusion of three bone. کیا ہوا کہ یہ ایک بڑی بون بناتا ہے جسے انومینیٹ بون کہا جاتا ہے. اور یہ کہاں سے بنی؟ یہ 3 ڈفرنٹ بونز کے آپس کے فیوژن ہونے سے بنی. اسکیپولا کیا تھا؟ ایک اپنی سنگل الگ سے بون. لیکن انومینیٹ کیا ہے؟ انومینیٹ فیوژن آف 3 بونز. کیونکہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس پر ویٹ یا وزن بہت زیادہ آنا ہے, تو لہٰذا وزن زیادہ آنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کو مضبوط بھی ہونا چاہیے. تو یہ 3 ڈفرنٹ بونز اگر الگ الگ بیس پر ہوتی تو ان کا جو ویٹ کو کنزرو کرنے کا مٹیریل تھا, میٹر تھا, وہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ ویک ہو سکتی تھی. ان میں ہمارا ایلیم, اسچیم اور پیوبس, یہ 3 بونز ہیں جو فیوز ہو کر ایک بون انومینیٹ بنا دیتی. اچھا, ابھی ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ فیوژن ہوئی ہے؟ ہمیں پتا چلے گا جب ہماری ایمبریونک اسٹیج ہوگی. ایمبریونک اسٹیج میں یہ بونز الگ الگ ہوتی ہیں. کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جناب اگر ہم جیسا یا آپ جیسا بچہ اگر فرسٹ فلور سے گر جائے تو یقیناً اس کا پاؤں سے, اگر پاؤں کے بل گرا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پاؤں کو بہت زیادہ چوٹ لگے گی, ہڈی بریک ہو سکتی ہے, پاسبل ہے کہ گھٹنے پہ بریک ہو یا نی کے علاوہ آپ کا جو پورا پاؤں ہے وہی پورا بریک ہو جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم منہ کے بل گرے تو پھر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایلیم اور اسچیم اور پیوبس, یہ ہماری جو ایڈلٹ بچے نہیں ہوتے اور چھوٹی ایج ہے 6 to 7 ایج, تو اس میں ہمارے پاس ان کو دیکھا جائے تو یہ ایک لائن اس میں نظر آئے گی. مطلب وہاں پر بھی یہ فیوز ہو چکی ہیں لیکن فیوژن کی ایک آئیڈیا آپ کو مل سکتا ہے. جیسے میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ بالکل جو بھی نیو بورن بیبی ہے اس کی اسکل میں آپ کو گیپ نظر آئے گا اور آپ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر دیکھیں تو آپ کو باقاعدہ پلس محسوس ہوتی ہے. تو بیسک وجہ کیا ہے کہ ہماری اس وقت اسکل پوری طرح سے جو بونز ہیں وہ آپس میں فکس نہیں ہوئی, انہوں نے آپس میں جوائن نہیں کیا. اور اس کی بیسک وجہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آگے چل کر جب چیپٹر نمبر 4 ریپروڈکشن میں بات کریں گے تو وہاں بہت ایزیلی آپ کو دکھا دیں گے. اسی طرح آپ کو بتا دوں کہ آپ کا برین بھی اس وقت جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا. آپ لوگ سب ہی اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہیں تو سب کے سب میں بھی 18, 19, 17, 16 اس طرح کی ایج کے لوگ ہوں گے نا. تو اس ایج کی جو ڈیولپمنٹ آف برین ہے اس میں ابھی آپ کا فرنٹل لوب مکمل نہیں ہوا ہے نا. حیرانگی کی بات, وہ آپ پریشان ہو جائیں کہ ہمارا برین ہی کمپلیٹ نہیں. حیرت ہوئی. یقیناً یہ میں بالکل آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ کا برین نہیں بنا, ابھی برین آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہے. اور کیوں؟ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ کا برین بہت اچھی طرح میچور ہوتا تو آپ باتیں میچور والی کرتے, ون ویلنگ نہیں کرتے, پیرنٹس کی بات کو نیگلیکٹ نہیں کرتے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ابھی آپ کے فیصلہ کرنے والا جو ایریا ہے, ڈیسیژن اور ریزن میکنگ کرنے والا, وہ ابھی آپ کے پاس پورا نہیں. ہاں جی, دیکھیں جی کہ بچوں نے ہمارے فوراً پریشان ہو گئے. بچے پوچھنے لگے سر کس ایج میں ڈیولپ ہوگا ہمارا برین؟ تو آپ کا برین بیٹا انشاءاللہ جب آپ 35 سال کے ہو جائیں گے تو اپنے چھوٹے بھائی کو یا چھوٹی بہن کو وہی حرکتیں کرتے دیکھیں گے جو آپ اس وقت کرتے تھے.
फिर आप उसको डांटेंगे, ये क्या कर रहे हो तुम, हैं ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा होगा ना। तो फिर आप समझ जाइएगा आपका ब्रेन डेवलप हो गया है, क्योंकि अब आप मैच्योर बातें करने लग गए। आपका डिसीजन और रीजन करने वाला एरिया ब्रेन का फ्रंटल लोब में होता है, वो अब आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आप रॉकेट साइंस से नॉर्मल साइंस के अंदर आ गए हैं। अब आप सोचने लगेंगे यार मैंने, और अगर आप 40 साल 45 साल में हो जाएंगे, फिर आप सोच रहेंगे कि यार ये मैंने उस वक्त ये हरकत की थी। किसी बच्चे को देखेंगे वन व्हीलिंग करते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए, तो बोलेंगे यार मैंने भी की थी, और ये बदतमीज ऐसा मोटरसाइकिल चला रहा है, मरेगा, एक्सीडेंट होगा इसका तो ये मरेगा। तो क्यों? क्योंकि अब आप उस वक्त बिल्कुल अपनी एज के मैच्योर और कंप्लीट आपका डिसीजन मेकिंग एरिया हो चुका। कभी कभी ये भी सोचिएगा, कभी देखिएगा कि हम बहुत सारे हमारे फैमिली में बुजुर्ग होते हैं, वो बुजुर्ग हमारे शादी में शोर शराबा नहीं करने देते। होता है ना, बच्चों को शौक होता है मेहंदी पे या दूसरे किसी प्रोग्राम में डैग्स लगाने हैं, डांस करना है, कुछ और शोर शराबा करना है, बम फोड़ने हैं ना। और बड़ा बूढ़ा कोई एक आधा हमारी फैमिली में ऐसा निकल कर आएगा, बोलेगा नहीं होगा जी, ये ऐसा नहीं हो सकता, जबकि उसकी अपनी शादी में ये सब कुछ हुआ होगा। तो इसलिए ये ब्रेन डेवलपमेंट अभी आपकी इंशाल्लाह 30s के बाद शुरू होगी, यानी अभी हो रही है, ऐसा नहीं कि रुकी हुई है, लेकिन वो बहुत आगे जाकर 30s में आपकी जाकर कंप्लीट होती है, और फिर आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, जो पेल्विक गर्डल सपोर्ट्स द पेल्विक रीजन को ये सपोर्ट करता है। ये जो हमारा तीनों हमने आपको बोन्स बताई, ये तीनों बोन्स आपकी मिलकर एक इनोमिनेट बनाती हैं। ये हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर इस वक्त जो कि हमारा कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें हम आपको ग्रेजुअली एक एक करके दिखा देते हैं। ये है हमारा स्कैप्यूला, ठीक है, जिसकी हमने बात की थी। ये पूरा जो एरिया है, ये पेक्टोरल का डाला, 1 और 2 पेयर होगा। डेफिनेटली हम बायलैटरल हैं, सिमेट्री, तो हम अगर यहाँ से कट करेंगे स्ट्रेट, तो फिर हमारे दो पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। तो ये स्कैपुला है, देख लीजिए, स्कैपुला कर्व होगा, यहाँ से तो आपको कर्व नजर नहीं आएगा, 3 डायमेंशनल में इसकी कर्व नजर आएगी, और शार्प है, लाइक इसके जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है ट्राइंगुलर, और ये ब्लेड लाइक है पूरा ये साइड से इसकी। और मतलब वो ब्लेड इस तरह नहीं कि आप इससे कोई चीज़ कट, हाँ कट कर भी सकते हैं, मैं बता दूं आपको। हल्का सा अगर आपने इसको शार्प थोड़ा सा और दे दिया ना, जैसे हम वो नाइफ को शार्पनेस बनाते हैं, तो इसी तरह से अगर आपने हल्की सी इसकी शार्पनेस बना दी, तो ये आपका गोश्त काटने के काम आ जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन हम इसको कट कर देते हैं, इसको यहाँ से कहीं से भी ब्रेक कर देते हैं, जो मैंने आपको बताया कि वो ज़रूरी है बहुत, वरना उसके बगैर ये किसी भी गलत हाथ में चला गया तो इसके ऊपर बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो मुझे नहीं मालूम, उसका पूरी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है जी। सेकेंडली हम बात करते हैं स्कैपुला के बाद क्लैविकल बोन। ये है हमारी जनाब क्लैविकल बोन, जो गर्दन में हमारे शोल्डर से होकर आगे आ रही है, ठीक है। तो ये बोन आपकी, जिसको हम ब्यूटी बोन का नाम दे रहे थे, वो यही ब्यूटी बोन कहलाती है। नेक्स्ट में हम चलते हैं जनाब, तो आपको दिखाएं कि ये है हमारा ह्यूमरस, इसका ये हेड कहलाता है, ये जो पोर्शन हेड है, और ये हेड यहाँ इसके ग्रूव, स्कैप्यूला का यहाँ ग्रूव है, और इस ग्रूव में ये अटैच होता है, और दूसरी जानिब ये बाहर की तरफ आ गया। और बाहर की तरफ आने पर हमारी ये दो बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना, जो अंगूठे की तरफ साइड में इस ये रेडियस है, और ये जो अंदर की साइड पतली बारीक है वो अल्ना है। फ्रॉग में मैंने आपसे कहा था कि ये गैप नहीं होगा बीच में, इसमें हमारे गैप है ना, तो फ्रॉग में हम देखेंगे तो ये गैप आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वो आपस में एक दूसरे के फ्यूजन हो चुके हो, ठीक है जनाब। फिर नेक्स्ट में हम आपसे कहा था कार्पिल्स, ये देख लीजिए आपकी जो रिस्ट है, जो पॉइंटर मेरा यहाँ जिसको हिडन कर दिया, ये मैंने हटाया, तो आपको यहाँ बोन्स नजर आ रही है, छोटे छोटे पीस, ये आपकी कार्पिल्स होती हैं, और ये आपकी रिस्ट को, आपकी कलाई को फॉर्म करती है।
जबकि उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं मेटाकार्पल्स, जो पाम बना रही हैं, जो आपकी क्या कहते हैं उसको, पाम को हम हथेली, वो बना रही हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करते हैं जनाब, तो फेलेंजियस ये है हमारी, ये जो बाकी फिंगर्स पर फेलेंजियस आपको नजर आ रहा है। फिर हम ये बात कर रहे हैं आपकी, ये है पेल्विक गिrdle। तो यहाँ पर हम देखें, ये अच्छी एक चौड़ी बड़ी आपकी बोन्स का हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये हिप बोन कहलाती है। इसमें भी यहाँ ग्रूव है ये जगह पर, और इस ग्रूव में हेड आ रहा है फीमर का, फीमर का हेड हमारा, ये जो बोन है ये हमारी फीमर है, ठीक है। ये जो पाँव की जो बोन होती है ये फीमर होती है, सबसे बड़ी बोन होती है हमारी बॉडी की। आगे हम दिखाते हैं, भी आपको एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जाता है। और उसके बाद जिस तरह वहां पर ह्यूमरस था, यहाँ पर फीमर है, वहां पर रेडियस अल्ना था, यहाँ पर वहां पर टिबी फिब्यूला, ये भी दो बोन है, नहीं पतली सी एक बारीक सी बोन जा रही, और एक ये जा रही ये अंगूठे की तरफ, तो ये टिबी, ये फिब्यूला, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, नाम चेंज है, डेफिनेटली वो पाँव है वो हाथ है, तो ये रेडियस अल्ना, ये टिबी फिब्यूला। यहाँ पर कार्पल्स, और यहाँ पर हम कार्पल्स की जगह पर टार्सल, टार्सल कहते हैं पाँव की जो हमारी वो क्या कहते हैं उसको, एड़ी बनाती, ठीक है। फिर उसके बाद कार्पल की जगह पर हमारा हो गया जनाब टार्सल्स, तो मेटा कार्पल की जगह पर हो जाएगा हमारा मेटाटार्स, ठीक है। तो वो होता है मेटाटार्स, ठीक है। अब एक सवाल हमारे पास, मेटाकार्पल से मेटाटार्सल, और उसके बाद हमारे पास फेलेंजियस आ जाती है। कितनी फेलेंजियस थी हमारे पास हाथ में? 14 फेलेंजियस, ऐसा ही था। कौन बता रहा है मुझे अपने पाँव की फेलेंजियस में कितनी बोन है, गिनकर बताइए। मैं 1-2 मिनट आपका वेट कर रहा हूँ। जवाब हमारे पास आ गए हैं जनाब, 10th 11 आंसर्स, और आंसर्स हैं जी 14 14 14 एंड सेम, एंड फर्स्ट आंसर जो आया 9 उसमें लिखा हुआ, और मे बी 14, मे बी नहीं बोला करें भाई, यस और नो, गलत होगा ना आंसर, तो क्या होगा, कोई मसला थोड़ी कोई, हम उसको करेक्ट कर देंगे ना, आप मे बी कहने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आंसर मे बी आपका ठीक है, बिल्कुल 14 होती है, और उसके बाद भी 14, फिर 10, और फिर उसके बाद हमारे पास 30। ओए नहीं बेटा, मैंने होल जो हमारा फॉर हाइंड लिम्स था उसकी होल बोन्स की बात नहीं की थी, मैंने आपसे सिर्फ पाँव की उंगलियों की बात की थी, उंगलियों में आपकी कितनी बोन है, तो आपने 30 बात कर दी, लेकिन यहाँ पर जो होती है ना वो 31 हो जाती है। क्यों हो जाती है मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन पाँव की जो उंगलियां हैं उनमें भी 14 ही होती हैं हड्डियां, जो कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट सब ने ही ठीक बताया, एक दो बच्चों के सिवा, एक ने 20 पाँव की उंगलियों में हमारी हड्डियां हैं कहा, और एक ने 12 कहा, और लास्ट में 8 कहा। तो 20 तो नहीं है, 8 भी नहीं है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि 14 की जगह 16 हो जाए, 15 हो जाए, या हाथ की भी फिंगर्स में आपके जो है वो 16 हो जाए हड्डियां। क्यों हो जाएंगी? इसलिए हो जाएंगी जनाब के, ऋतिक रोशन को देखा, उसका हाथ कभी देखा आप लोगों ने? हैं? अगर देखा हो तो आप देखिएगा, उसके पास एक छोटा सा अंगूठा लगा हुआ जो उसने कट नहीं करवाया शायद। जी देखें, ऋतिक रोशन के हाथ को किस किस ने देखा है? मैं खैर नाम नहीं लेता बच्चों का यहाँ पर, लेकिन माशाल्लाह काफी बच्चों ने देखा हुआ है। तो वो तो बेसिकली आप लोग के हीरो हैं, इंटरेस्टेड होते हैं आप लोग।
تو बहरहाल तो उसमें आप देखेंगे तो एक और अंगूठा उसका नजर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आपकी पेंटा से हेक्सा हो जाए ना, 5 उंगलियों की जगह पे आप 6 उंगलियों वाले हो जाएं, तो उस सूरत में आपकी फेरेंजियस की क्वांटिटी बोन्स की बढ़ सकती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये कह रहा था कि जो हमारी ये पाँव की या हाइंड लिम्स की जो क्वांटिटी है बोन्स की, वो इस एक बोन, ये जो आपको नजर आ रही है पॉइंटर में मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा, इसे हम कहते हैं पटेला। ठीक है। ये स्पेशल बोन यहाँ मौजूद है पीछे, यानी कि जो हमारा फॉर लिम्स था वहां पर आपको ये नजर नहीं आएगी। ये एज अ एमसीक्यूज हमसे पूछ ली जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं पटीला। पेज नंबर 37 की सेकंड लास्ट लाइन में आपको नजर आ जाएगा। पेज नंबर 38 पर हमारे पास जनाब मौजूद है इम्पोर्टेंट नोट, और वो इम्पोर्टेंट नोट हमारा है क्या? वो इम्पोर्टेंट नोट है आपका कि फीमर, द बोन ऑफ अपर लेग थाई, इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारी ये जो बोन है फीमर की, ये सबसे बड़ी और सबसे मजबूत बोन होती है ह्यूमन के स्केलेटन की। क्लियर हो गई बात? तो एमसीक्यूज में आपसे ये पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी बोन कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है? ठीक है, तो उसका आंसर आपका फीमर होगा। और सबसे छोटी कौन सी है? ऑडिटरी ऑसी इन द मिडिल ईयर आर द स्मॉलेस्ट, दे कैरी साउंड वेव्स। हमने अभी तक तो एयर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, ठीक है ना? तो और हमारी फिजियोलॉजी यहाँ सेकेंड ईयर में भी एयर्स के बारे में नहीं है, आईज के बारे में नहीं है, ठीक है? वरना हम आपको बताते हैं कि मिड एयर में हमारे पास एक बोन होती है जो ऑडिटरी बोन है, जो आपके ड्रम, जहाँ से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके ऊपर मौजूद होती है। जिस तरह ड्रम या हम कोई म्यूजिक बजाने के लिए एक स्टिक को यूज करते हैं ना, मारते हैं तो आवाज साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसी तरह हमारी ये बोन भी साउंड प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, एक बच्चे ने हमसे कहा कि बॉल एंड सॉकेट भी कहते हैं इसे, बॉल एंड सॉकेट कहते हैं किसे? इसे किसे मतलब, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप इसे किसको कहना चाह रही हैं? तो ये बता दीजिए मुझे, तो फिर मैं बताऊँ आपको। बॉल एंड सॉकेट इज नॉट अ बोन, बॉल एंड सॉकेट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट। पटेला को नहीं बेटा, पटेला जो है ना वो एक एक्स्ट्रा बोन है। देखें, अगर आपने गौर किया, अपनी जो कोनी है आपकी, उसको आप बैंड करके देखें तो आपके एक छोटा सा पॉइंट आपको नजर आएगा, उभार सा नजर आएगा कोनी में, है ना? ये जो है, ये आपकी रेडियस अल्ना का एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है। ये बोन क्या करती है? ये बोन आपकी कोहनी को बैकवर्ड मूवमेंट से रोकती है। भाई आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी हो सकती है ना, बैक पे तो नहीं मुड़ सकती। वो क्यों नहीं मुड़ रही? क्योंकि ये एक बोन एक्स्ट्रा वहां मौजूद। ठीक है, इसी तरह आपका जो घुटना है, ठीक है, नी है, तो ये आपकी सीधा खड़ा है रहेंगे आप, और सीधा खड़ा होने के बाद बैंड करते हैं इसको बैकवर्ड में। अगर ये आगे की तरफ बैंड हो जाए तो क्या होगा? आगे की तरफ बैंड हुआ तो बड़ा मसला हो जाएगा, हमारा बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो उसको लॉक करने के लिए ये पटेला यहाँ लगी हुई है, जो हमारे नी को अगली जानिब मूवमेंट नहीं करने देता, फ्रीली आगे नहीं जाने देता, और हम सिर्फ बैकवर्ड अपने घुटने को टर्न कर सकते हैं मोड़ से। ठीक है ना? तो ये बोन हमारी जॉइंट्स को, उसके जो एफिशिएंसी है, उस जो एफिशिएंसी को कंट्रोल करने के काम आती। जॉइंट की हम बात करेंगे, अभी हमारे पास क्वेश्चन भी आएगा शॉर्ट में, और पेज नंबर 38 पर मैंने आपको ये बता दिया, जो लार्जेस्ट बोन है ये एमसीक्यूज में, और जो स्मॉलेस्ट बोन है ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है। फिर इसके बाद 2.5.1 हमारा है, जिसमें है फंक्शन ऑफ स्केलेटन।
तो फंक्शन ऑफ स्केलेटन आप लोग यूजुअली हमारे पास कभी वही बात मैंने आपसे पहले की, कोई बहुत इजी सा बंदा, कोई अच्छा सा नेक इंसान जब पेपर बनाएगा तो वो आपको ये क्वेश्चन जरूर दे देगा, सिंपल सा क्वेश्चन 9 में आपको आता रहा है यूजुअली। और ये फंक्शन ऑफ स्केलेटन हमसे डिस्कस करवाते थे 9 में। यहाँ पर हमारे पास पूछते नहीं क्योंकि बहुत इजी है कि भाई स्केलेटन का फंक्शन क्या है, तो आप कहते हैं कि जी एंडोस्केलेटन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जो एक्सोस्केलेटन होता है उसका तो हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बता चुके, ठीक है ना। तो ये हमारा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारी होल बॉडी को, एनिमल्स की और उसके ऑर्गन्स को, तो उसके ऑर्गन्स अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें, एक एक जगह पर फिक्स हैं, और उसके बाद जो है वो पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चर को, ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे मसल्स को, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, हमारे डिफरेंट जो हमारी परफॉर्मेंस है। फिर इसी तरह से बोन मैरो इसमें बनता है, हमारी हड्डियों में गूदा जिसको आप कहते हैं वो मौजूद होता है, वो बनता है, वो हमारे ब्लड के सेल्स को प्रोड्यूस करने में मदद देता है। कैल्सिफिकेशन हमने आपसे कल टर्म्स कही थी, तो कैल्शियम फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करवाता, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा आके आप अभी फिर आपसे डिस्कस करते हैं जब तक अजान मगरिब हो चुकी है, तो आप भी नमाज पढ़ लें और हम भी नमाज पढ़ कर आ जाते हैं, ठीक है जी। बरकातहू। और जनाब नमाज पढ़ के सब हम लोग आ गए थे, तो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा सम अप कर रहा था मैं, इसलिए कि एक इजी सी बात है जो आपको बतानी थी, और वो है फंक्शन ऑफ स्केलेटन। तो फंक्शन ऑफ स्केलेटन यहाँ पैराग्राफ में आपको डिस्कस किया गया है, और उसमें आपसे उन्होंने एज अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको कहा, उसके अलावा शेप पर्टिकुलर रखता है। डेफिनेटली आपको मालूम है कि एंडोस्केलेटन हमारी शेप को पर्टिकुलर उसकी शेप रखता है, फिर हमारे वाइटल ऑर्गन्स को रखता है। और एक स्टूडेंट ने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड भी शायद पूछा था, कोलैबोरेशन, ठीक है। तो कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करना मसल्स को, ठीक है, मसल्स का आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट बनाकर। स्पेल में थोड़ी बहुत आपको कहीं कहीं बुक में नजर आए, तो ऐसी फ्रिक्वेंटली स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती, कहीं कहीं पर हमें मिस्टेक्स कभी ऐसी होती हैं, लेकिन ये स्पेल चेक कर लेंगे अगर आप, तो आपको नजर आ जाएगा कोलैबोरेशन या कोलैबोरेट करना आपस में। तो मसल्स चूंकि अटैच होते हैं हमारे एंडोस्केलेटन पर, तो उनका एक दूसरे के साथ जो कांटेक्ट होता है, अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि मसल्स की जो मूवमेंट है वो एक दूसरे का अपोजिट रहता है, ऑल्टरनेटिव होता है, जिसे हम कहते हैं जनाब हमारी एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो वो एक दूसरे के हमेशा ऑल्टर होंगे। तो जो कोलैबोरेशन होगा वो डेफिनेटली विद द बोन पॉसिबल होगा, विदाउट बोन ये कोलैबोरेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए एंडोस्केलेटन हमारे लिए मसल्स को कोलैबोरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी वजह से हमारी बॉडी भी मूवमेंट कर सकती है। शेप सपोर्ट के अलावा वो कहते हैं कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, और वो है बोन मैरो, हड्डी का गूदा जिसे आप कहते हैं ना, क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारी बोन्स हैं उनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, और वो सेल्स बोन मैरो प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ एक अंदर कॉलिगन फाइबर का नेटवर्क भी बनाते हैं। इत्तेफाक अगर आपको हुआ हो, या आजकल आपने खाए हो बकरे के पाए शायद, तो उसमें से आप एक, हमारे बच्चे तो कहते हैं उसको बटर, है ना, मक्खन निकालें, तो वो मक्खन या वो बटर जो निकल रहा होता वो दरअसल बोन मैरो होता। और आप उस निकलने के बाद आप अंदर अगर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको अंदर थोड़ा सा नेटवर्क बना हुआ मिलेगा, जो हार्ड होगा। तो वो बोन को इंटरनल तौर पर नेट जो बनता है वो उसको एक्सटर्नली हार्डनेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक्सटर्नली जो बोन होती है उसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन एक बारीक सी लेयर होती है, फिर अंदर पूरा बोन का जो एक नेटवर्क है लेयर का, वो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो वो जो बोन मैरो है
वो दरअसल हमारी ब्लड फॉर्मेशन, जो हमारा ब्लड बन रहा है, ठीक है, ब्लड सेल्स बनते हैं, वो उस बोन मैरो की मदद से बनते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कैल्सिफिकेशन होती है, ऑसिफिकेशन जिसे आप कहते हैं, तो वो मिनरल्स और सॉल्ट को डिपॉजिट करना, कैल्शियम फॉस्फेट को डिपॉजिट करना, वो भी बोन का काम होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ, हमने स्केलेटन की बात आपसे की थी, और हमने आपसे कहा था कि जो हमारे पास जो वो है छोटा सा कोई अच्छा सा टीचर आपको सॉफ्ट सा पेपर बना कर दे, तो डेफिनेटली ये पेपर इसी तरह में ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। ठीक है जी। अब इसके बाद बात आती है हमारी जॉइंट्स की। तो जॉइंट्स का क्वेश्चन आप अपने पेज नंबर जो 39 है उस पर आप लिख सकते हैं, डिफाइन द जॉइंट्स, define the joints, name various type of joints, name various types of joint। ठीक है, रिपीट कर देता हूं दोबारा, डिफाइन द जॉइंट्स, नेम वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। 2012 में आपसे पूछा गया था और आपको 16 में भी ये मिलेगा, और दो तरह से हमसे ये बात कर ली जाती है। एक तो ये हो गया क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया, दूसरा वो कहते हैं व्हाट इज ज्वाइंट। दूसरा आपसे यही क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा अलग वे में पूछा जाता है। तो पहले आपसे कहा जो क्वेश्चन मैंने, डिफाइन जॉइंट, नेम वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट्स, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि व्हाट आर जॉइंट्स, डिफाइन मूवेबल जॉइंट्स, डिफाइन मूवेबल जॉइंट, या फ्री मूवेबल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, मूवेबल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, डिफाइन फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक है जनाब। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपने जॉइंट्स की डेफिनेशन बताई, और उसके बाद आपने जॉइंट्स के जो टाइप्स हैं वो बता दिए, सिर्फ नेम्स, नेम पूछे तो नेम बता दिया आपने। और अगर दूसरी जो क्वेश्चन की टाइप में जाएं तो आपने जॉइंट्स की डेफिनेशन बताई, फिर उसके बाद आपने जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं उनको आपने डिस्क्राइब। ठीक है, उसमें हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आएगा, हाइंड ज्वाइंट उसमें आएगा, हाइंड ज्वाइंट की टाइप्स उसमें आ जाएंगी। लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट हो गया नंबर 1, फिर हाइंड ज्वाइंट हो गया नंबर 2, हाइंड ज्वाइंट की टाइप्स हो गई, स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग, तो ये 4 चीज़ें हो गई। इट मीन्स कि हाफ हाफ मार्क्स का ये होगा। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है 2 मार्क्स के लिए। ज्वाइंट क्या होता है जी, हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और ज्वाइंट की बात करते हैं। द पॉइंट at which 2 or more than 2 bones and cartilage articulate to each other are called joints। वो जगह, वो पॉइंट जहां पर 2 बोन्स या 2 कार्टिलेज आपस में आकर मिलती हों, आर्टिकुलेट होती हों, उन्हें कहा जाता है, उस जगह को कहा जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है जॉइंट्स। ये लफ्ज आर्टिकुलेट आप अपने प्रैक्टिकल्स में डिस्कस करेंगे और इसके मार्क्स होंगे। मैंने आपसे कहा था फ्रॉग का पूरा स्केलेटन आपको डिस्कस करना, तो वो जो स्केलेटन जब आप फ्रॉग का डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको मार्क्स देने होंगे लाजमी, और उसमें आर्टिकुलेशन आपको जरूर लिखनी पड़ेगी, उसके पॉइंट्स होंगे आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है वो जंक्शन जहां पर 2 बोन्स आकर ज्वाइंट हो गई, उसे कहा जाता है आर्टिकुलेशन। तो हमारे पास भी 2 बोन्स या 2 से ज्यादा बोन्स या कार्टिलेज आपस में एक जगह आकर ज्वाइंट हो रही हो या जंक्शन बना रही हो, आर्टिकुलेट कर रही हो, उसे कहा जाता है ज्वाइंट। ठीक है जी। अब ज्वाइंट की टाइप्स पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स हमें नजर आते हैं। पहला जो टाइप हम बात करते हैं वो कहलाता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट का मतलब है कि इसकी मूवमेंट बहुत जबरदस्त होगी, बहुत अच्छी होगी,
اور یہ بہت زیادہ موویبل ہوگا. Many joints are movable and help in the movement of animals and its parts. تو یہ ہمارے پاس بہت سارے جوائنٹ ایسے ہیں جو موویبل ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے کچھ کو ہم الگ الگ کیٹیگری میں سپریٹلی الگ کر دیتے ہیں. کچھ جوائنٹ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ فری موومنٹ ہے نا, اور کچھ ایسے ہیں جو تھوڑے سے کم مگر ہیں موومنٹ والے, فری موومنٹ کر رہے ہیں, بہت زیادہ فری نہیں ہے. کچھ اس سے بھی کم ہو جائیں گے اور کچھ بالکل فکس ہو جائیں گے. تو اسی بیس پر ہم نے جوائنٹس کو ڈیوائڈ کیا ہے. تو پہلی ٹائپ ہے فریلی موویبل جوائنٹ. اس میں ہمارا جو سب ڈویژن آ جاتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ. اس کی فرسٹ ٹائپ فریلی موویبل کی بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ. کون سا ہے بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ؟ آپ کی باڈی میں سب سے اچھی موومنٹ کرنے والا وہ بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ ہے. کہاں پر ہوگا؟ ابھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا پیلوک گڈل میں اور پیکٹورل گڈل میں. گروو تھا اور ہیڈ تھا. ہیڈ کو ہم بال کہتے ہیں اور گروو کو ہم ساکٹ کہتے ہیں. تو شولڈر کا جو جوائنٹ ہے اور ہمارے ہپ کا جو جوائنٹ ہے وہ بالکل بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ بھی کہلاتا. The joint which movement is in several planes is called ball and socket joint. ٹھیک ہے. In this type of joint, the ball-like head of the long bone of thigh are fit into a cap-like socket of the girdles. تو pelvic girdles میں ہمارا تھائی کی ہیڈ آ کر ساکٹ میں اٹیچ ہو جاتی ہے. اسی طرح شولڈر کی میں نے آپ کو مثال دی تھی. تو شولڈر میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جی ایک گروو ہے اور وہ گروو کے اندر ہیڈ ہیومرس کا آ کر اٹیچ ہوتا ہے. تھائی میں فیمر کا ہیڈ آ کر اٹیچ ہوتا ہے اور شولڈر میں ہیومرس کا اٹیچ ہوتا ہے. ایگزامپل ہمارے پاس ہے شولڈر اور ہپ جوائنٹ کی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسری جوائنٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ فریلی موویبل ہے لیکن بال اینڈ ساکٹ سے تھوڑا سا کم اس کی موومنٹ ہے. اسے کہتے ہیں ہائنگ جوائنٹ. This type of joint permits movement at single axis. یہ جوائنٹ کیا کر رہا تھا؟ بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ سیورل پلینس پر موومنٹ کروا سکتا ہے. آپ کا شولڈر ہے نا, بال کرائیں اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کا پورا ہاتھ فل موومنٹ یا فل اینگل پر گھوم سکتا ہے نا. لیکن یہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہائنگ جوائنٹ میں کیا ہے کہ یہ بہت اچھی موومنٹ ہے اس کی, لیکن سنگل ایکسس پر ہے بہت زیادہ ایز کمپیئر ٹو بال اینڈ ساکٹ. سمجھ لیں ہاف ایٹ ون پلین, ایک پلین پر کرے گا. وہ سیورل پلین پر تھا, یہ ایک ہی پلین پر. These joints enable to move forelimbs and hind limb back and forth. اس کا مطلب ہے کہ آپ شولڈر سے آگے چلیں تو آپ کو کیا مل گیا؟ آپ کو ایلبو ملا, اور اگر آپ ہپ سے آگے گئے تو آپ کو کیا ملا؟ نی ملا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا گھٹنے کا جو موومنٹ ہے وہ ایک طرف آپ کو نظر آتی ہے, بیکورڈ آپ موڑ سکتے ہیں نا, اور کونی کو بھی آپ ایک جگہ تک موڑ سکتے ہیں خاص تک. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائنگ جوائنٹ ہمارا ہے اور اسے ہم سنگل پلین تک پلین تک ہم اسے ایزیلی موومنٹ کروا سکتے ہیں. لیکن تھرو آؤٹ جو فریلی موومنٹ ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے, یعنی سیورل پلانس پر یہ اپنے موومنٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے نی اینڈ ایلبو جوائنٹ. یہ ہمارے پاس ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہپ جوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم یہ دیکھیں اگر تو یہ ہمارا ہپ ساکٹ ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ جو یہ پورا گروو ہے, اور جو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے یہ بال ہے, جو اس کا ہیڈ ہے نا, کس کا؟ یہ فیمر ہے پوری. تو فیمر کا جو ہیڈ ہے وہ ہمارا بال کہلاتا, اور جو ہمارا گروو آف دا ہپ ہے وہ ہمارا ساکٹ کہلاتا. اسی طرح شولڈر کا جو اسکیپولا بون ہے اس میں جو گروو ہے وہ ہمارا ساکٹ ہے, اور جو ہیومرس کا ہیڈ ہے
वो हमारा बॉल है, तो वो उसमें अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल बॉल एंड सॉकेट की ये रहा, ये हमारा ह्यूमरस, ये स्कैपुला। ठीक है ना, इसके अंदर हम देख सकते हैं ये शोल्डर ज्वाइंट है, इसमें ये ह्यूमरस का हेड है, और ये हमारा क्लेविकल बोन जो जा रही है, जिसको आपने ब्यूटी बोन का नाम रखा था, और ये हमारा स्कैपुला। तो स्कैपुला का ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व में ये हेड अटैच। इसका यहाँ यानी जो शोल्डर ज्वाइंट है, इसमें हेड इस तरह से पूरी तरह ग्रूव में अंदर नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा आउटसाइड होता है, क्योंकि उसकी कवरिंग बन रही होती है विद द क्लेविकल। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की मिसाल आपके सामने हमने दे दी। चलते हैं आगे हमारे पास जनाब हाइंड ज्वाइंट की तरफ। हाइंड ज्वाइंट, मैंने आपसे पहले कहा कि हाइंड ज्वाइंट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और उसकी एक टाइप हम कहलाती पाइवोट या पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट हमारे पास अलाउ अ ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्ट कर सकते हैं आप, एंड फाउंड एट द एल्बो ज्वाइंट नियर द हाइंड ज्वाइंट। आप एल्बो को एक मूवमेंट कहाँ दे रहे हैं, अप एंड डाउन, और आप अपनी एल्बो को थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं। एक तो कलाई को घुमा सकते हैं ना, बॉल को स्विंग करना हो तो आप अपनी कलाई को घुमाते हैं, पतीली में आपने अगर हांडी में आप वो घुमा रहे हैं स्पून, तो अपनी कलाई से घुमा रहे हैं। इसी तरह एक आपकी अपनी एल्बो थोड़ी सी हाई ज्वाइंट के साथ ही पाइवॉइड ज्वाइंट भी होता है, तो वो ट्विस्टिंग करने में मदद देता है हमारे। एट दिस ज्वाइंट एल्बो कैन रोटेट द पाम ऑफ हैंड अपसाइड डाउन, और उसकी मदद से हमारी एल्बो हमारी पाम को भी इजीली रोटेट करवा सकती है। द ज्वाइंट बिटवीन स्कल एंड स्पाइन इज ऑल्सो a pivot joint which allows the sideway movement of the head। अब आप देख सकते हैं कि अपनी गर्दन को थोड़ा सा टर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं घुमा सकते हम। तो हमारी स्कल जो अटैच है हमारे वर्टिब्रा पर, तो वो वर्टिब्रा का जो पहला पोर्शन है, वर्टिब्री अभी देखते हैं आप, तो उसमें स्पाइन भी मौजूद होता है। ठीक है, शार्प स्पाइंस भी होते हैं। तो ये जो हमारी स्कल वहाँ मौजूद होती है, तो इसमें भी एक ज्वाइंट मौजूद होता है पाइवोट। तो ये पाइवोट ज्वाइंट जो है वो हमारे थोड़ा सा गर्दन को घुमाने, पूरी तरह गर्दन नहीं घुमा सकते, फुल 180 पर तो आप नहीं जा सकते, ठीक है ना, या 360 पर आप नहीं जा सकते, बल्कि 90 तक ऑलमोस्ट रह सकते हैं, यानी शोल्डर के बराबर तक आपकी मूवमेंट हो सकती है। गर्दन की बात कर रहा हूँ, एल्बो की नहीं। एल्बो में आपकी ज्वाइंट की और मूवमेंट होती है। ठीक है जी, पाइवोट ज्वाइंट के बाद हम बात करते हैं जनाब स्लाइडिंग। ये किसका टाइप है, ये भी हमारी प्रीवियसली अभी जो हमने आपको बात की थी, ठीक है, हाइंड ज्वाइंट की, ये हाइंड ज्वाइंट का सेकंड टाइप, इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग ज्वाइंट। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट बोन स्लाइड ओवर अनदर टू अलाउ मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारी जो ज्वाइंट है वो एक दूसरे पर स्लाइडिंग कर रहा हो। तो स्लाइडिंग या तो आगे हो सकती है या पीछे, बस। तो दो डायरेक्शन में, या फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, तो आपकी मूवमेंट दो डायरेक्शन में, आप ज्वाइंट ऑफ थम्स, ठीक है, इस तरह की मूवमेंट आपकी नजर आती है, फेलेंजियस में आपको नजर आती है। तो ये आपको मदद देता है आपकी स्लाइड करवाने में। फिर इसकी थर्ड टाइप है हमारी हाइंड ज्वाइंट की, वो कहलाती है ग्लाइडिंग। एट दीज ज्वाइंट्स बोन्स मूव इजीली ओवर वन अनदर in a back and forth manner. These joints make the backbone flexible। अब एक बोन ऊपर, दूसरी बोन उसके ऊपर क्या बना रही है, पूरी की पूरी हमारी वर्टिब्रल कॉलम बना रही है।
तो ये एक दूसरे पर ग्लाइडिंग करती हैं, एक दूसरे को छोड़ नहीं सकती हैं। अगर ये जरा सी भी अपनी पोजीशन को बहुत माइन्यूटली का डिफरेंस भी इसमें आ जाए, मिलीमीटर का भी, तो समझ लीजिए कि आपकी मूवमेंट गई। तो बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमारा हैंड जॉइंट काम करता है, हमारा कार्पल है, हमारे टार्सई हैं, तो ये भी ग्लाइडिंग जॉइंट के अंडर कंट्रोल होते हैं। ठीक है, ये देख लें जी, ये हमारे पास जो है वो एल्बो में अल्ना है, और ये हमारा ह्यूमरस, तो ह्यूमरस का बैक है। ह्यूमरस का हेड कहाँ था? शोल्डर में। ये इसका बैक है, तो ये अल्ना में है। ये वो लॉक है जिसकी मैं बात कर रहा था एल्बो में। ये बोन आपकी यहाँ से बाहर आपको महसूस होती है, आप कोनी को क्लोज कर लें अपनी, तो यहाँ से एक बोन आपको महसूस होगी बहुत वाज़ेह। ठीक है जी, तो इसमें ये हेड नहीं होता क्योंकि ये ग्रूव बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। ठीक है, ये रेडियस है हमारी, ये हमारी अल्ना है, और इसमें ये ज्वाइंट हमारा। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये स्लाइडिंग ज्वाइंट जो है हमारा, वो ये थंब में इस एरिया में नज़र आता है। ठीक है, तो ये हमारी हाइंड ज्वाइंट की बात हो गई। और हमारे पास बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त है। अगर आप चाहते हैं तो हम पार्शली मूवेबल ज्वाइंट को जिक्र कर लें। मेरा ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम उसको कल लें, क्योंकि आज हम अगले 2-4 मिनट में आपसे कोई क्वेश्चंस आपने डिस्कस करने हैं तो वो कर लें, क्योंकि फिर ये हमारी ज्वाइंट की सेकंड टाइप हो जाएगी, तो फिर हम इजीली इसको कवर अप कर लेंगे। ज्वाइंट के क्वेश्चन आपको दे दिए, रीज़न यहाँ हमारे पास नहीं है कोई फ़िलहाल जो हम आपको दें। ठीक है जी, आप जब तक हमसे क्वेश्चन की बात कर लें और प्रॉब्लम की बात कर लें, और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 हम यहाँ ही रखते हैं। ठीक है, जी, एक क्वेश्चन कोई हमारे पास है जनाब, हम देखें। आप पूछ सकते हैं एक से ज़्यादा क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है जनाब। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कि सर प्लीज़ ज्वाइंट के क्वेश्चन जो आपने बताए रिपीट कर दें सर प्लीज़। अच्छा, तो बेटा क्वेश्चन हमने आपको ज्वाइंट का एक बताया था कि जनाब डिफाइन ज्वाइंट्स। ठीक है, डिफाइन ज्वाइंट्स, नेम वेरियस टाइप ऑफ ज्वाइंट। तो इसमें आपको सारी ज्वाइंट के टाइप्स के नाम लिखने और ज्वाइंट की डेफिनेशन लिखने की। ठीक है, 2012 में ये आपसे पूछा गया है, शायद 16 में भी आपको देखिएगा उसमें नजर आएगा। उसके बाद आपसे कहा जाता है डिफाइन या व्हाट आर ज्वाइंट्स। ठीक है, व्हाट आर ज्वाइंट्स, डिफाइन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। डिफाइन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो इसमें आपने ज्वाइंट की डेफिनेशन लिखी और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को डिफाइन कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सर लर्निंग नोट से करें या जो स्लाइड्स आप शेयर करते हैं वहां से? बेटा जी, लर्निंग जो करना है आपने, अच्छा पहले तो ये कि मेरी स्लाइड्स में हम डेफिनेटली जो भी प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो प्रेजेंटेशंस में बात को स्पेसिफिक किया जाता है। ठीक है ना, और डिटेल के साथ ही है। हाँ, हेडिंग्स आप इसकी नोट कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में या आपको अपने आंसर में क्या क्या बोलना है, क्या क्या लिखना है, वो आप पॉइंट करते रहें।
لیکن ایز اے سلائڈ آپ کوشچن کا آنسر نہیں بتا سکتے، کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک سلائڈ کو ہم ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کیا کیا باتیں بتا رہے ہیں. تو نوٹس جو آپ کے ہیں لرننگ نوٹس وہ ڈیفینیٹلی آپ کے کام کے ہوں گے، اور اس میں سے آپ کمپیئر کیجیے اپنی بک کو. میں بایو کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بایو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جس وقت میں فزیکلی اپیئر ہوں گا آپ کے سامنے تو سب سے پہلا دن انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ کو پیپر اسسٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا. کیونکہ ہم بایو کے پیپرز کو اسس کرتے ہیں بورڈ آفس میں، تو ہمیں پھر پوری باقاعدہ طور پر ٹریننگ اور پلس ایک پروسیجر کو فالو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بک کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، تو وہ آپ ضرور فالو کیا کریں، کمپیئر کر لیا کریں بک میں کیا کیا لکھا ہے آپ کی. اس میں آپ چاہیں تو ایڈیشن کر سکتے ہیں. بس صرف بک میں پرابلم ہماری صرف اتنی آتی ہے کہ بک کے اندر آپ کے ہیڈنگس کو سیپریٹ کر کے نہیں بتایا جاتا. نوٹس میں ہم انہی چیزوں کو تھوڑا سا سیپریٹ کر دیتے ہیں نا، الگ الگ کر دیتے ہیں. اور ویل اینڈ گڈ بات اگر وہی ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے اور بچہ خود بک اینڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف نوٹس اینڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف بکس کو کمپیئر کرے اور پھر اس کے بعد نوٹس بنائے اپنے، تو انشاءاللہ وہ نوٹس ایسے بنیں گے کہ وہ آپ کو لکھنے کے بعد یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے نا، ہمارے بچے بیچارے کیا کریں، اتنی مصروفیت ہوتی ہے بچوں کے پاس. توبہ، صبح سے لے کے شام تک کوئی واٹس ایپ ہے تو کوئی فیس بک ہے تو کوئی انسٹاگرام ہے تو کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہے. اب تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اور کیا کیا چیزیں. تو اس لیے ہمارے بچوں کا بیچاروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کام آپ کو کرنا تو ہے آج نہیں تو کل. کون سا؟ خود سے پڑھنے کا. اور دیکھیے گا اس میں ہی مزہ آپ کو زیادہ آئے گا. اور یہ کب کرنا ہے آپ کو؟ جب آپ انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیج میں اپنے میڈیکل سائنس کے کالجز میں یا یونیورسٹیز میں جب آپ چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ سارے کام خود کرنے ہوں گے. اور کوئی نہیں آپ کو بول رہا، نوٹس ہو سکتا ہے پرنٹڈ فارم میں کچھ رکھے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر چیزوں کے لیے آپ کو جب لیکچر دے دیا جاتا ہے اور نیچے بکس آپ کو کنسرن کرنے کے لیے دے دی جاتی ہے، بھائی یہ بکس ہیں، ان کو جا کے لائبریری سے پڑھو یا ان کو خریدو اور بیٹھ کے پڑھو. اور یہ ٹاپک ہے، اس ٹاپک پر کل یا پرسوں اسائنمنٹ آپ کو جمع کرانا ہے، اور نہیں جمع کرایا تو نمبر کم ہو جائیں گے، مائنس ہو جائیں گے. آپ بیچارے دن رات پھر شام کو کالج سے آنا ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ پڑھنے بیٹھ جائیں گے. انشاءاللہ آپ کو کھانا پینا سب بھول جائیں گے آپ. ٹھیک ہے جی، اللہ کرے ایسا ہی ہو، بہت اچھی طرح سے آپ پڑھیں اور ایک اچھی ایکسپرٹ ڈاکٹر بنیں. تو آج کے لیے اتنا ہی جی ہمارے پاس. دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو بہتر سے بہتر فیوچر اور بہت اچھا سا جو بھی آپ فیوچر پلان کرنا چاہتے ہیں اس کو میں کامیابی عطا کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.